नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मैदान तैयार, कांग्रेस का इंतजार। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। शुक्रवार को दूसरे चरण की 88 सीटों पर करीब 7% मतदान हुआ। पहले चरण की बात की जाए तो 102 सीटों पर मतदान हुआ और अब 7 मई को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों के लिए तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली मंथन के बाद अमेठी कांग्रेस को अमृत का इंतजार है। इधर भाजपा के बाद अब बसपा ने भी प्रत्याशी उतार दिया है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा या फिर किसी अन्य उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। बैसाख की चटक धूप में सियासी रण भी दिलचस्प हो चला है। भाजपा की स्मृति ईरानी पहले से ही अपनी सेना के साथ मैदान में डटी हुई हैं। इधर बसपा ने 25 साल बाद अमेठी में रवि प्रकाश मौर्य को मोर्चे पर उतारकर ओबीसी कार्ड खेला है और पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब सभी की निगाहें सिर्फ कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। वहीं कांग्रेस के लिए डगर एक के बाद एक कठिन होती चली जा रही है। जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले सूरत में जीत का परचम लहरा दिया है, वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर भी कांग्रेस को अप्रत्यक्ष हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पीएम से लेकर अमित शाह सभाएं कर रहे हैं और ताबड़तोड़ कांग्रेस पर वार का सिलसिला भी जारी है। उम्मीदें कांग्रेस से अमेठी रायबरेली में कार्यकर्ताओं को हैं, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान में देरी कांग्रेस को गर्मी में डिहाइड्रेट कर रही है। तो क्या है कांग्रेस की अमेठी रायबरेली को लेकर रणनीति? नाम के ऐलान में क्यों हो रही है देरी? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। उनके कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं और उधर अभी प्रचार ही कांग्रेस का अमेठी रायबरेली में शुरू नहीं हो पाया है। इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास हैं इसी मसले को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। नामांकन का जिस तरह से स्थिति है, 4 तारीख को नामांकन समाप्त हो जाएंगे, 5 तारीख को पर्चा वापसी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। इतना वो कंफ्यूज है पूरी तरह से, इस समझ में नहीं आ रहा कि वो किसको लड़ाए और ना ही कोई हिम्मत कर पा रहा है। अभी मैंने इंदौर में देखा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। तो आज जो लोगों में ऐसी दहशत है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जनता का समर्थन मिल चुका है। जनता के समर्थन के आगे बड़े से बड़े तानाशाह और नादिर शाह जैसे लोग परास्त होकर भाग जाते हैं। आज यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र के महापर्व में जनता ही जनार्दन होती है और जनता रूपी जनार्दन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। बीजेपी ने अपनी शुरुआत 400 पार की बात करते करते पहला चरण जैसे खत्म होता है वो हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं और अगले चरण में, दूसरे चरण में मंगलसूत्र की बात करने लगते हैं। तीसरे चरण में आते आते बीजेपी की हवा पूरी निकल जाएगी और आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो लोग 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके आए थे जनता के बीच में, अब जनता उनसे 120 महीने का हिसाब मांग रही है कि आप बताओ 120 महीने में आपने क्या किया। ऐसी लंबी लंबी बातें करने वाले बीजेपी के लोग अब वो विकास की बात नहीं करते, वो हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं, मंगलसूत्र पर आ गए हैं। लेकिन जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। इन झूठे लोगों को सबक सिखाने जा रही है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी को झोला उठा के निकलने का वक्त आ गया है। झोले में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड होंगे उसकी भी जांच होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ की जनता खुद ब खुद चुनाव लड़ रही है। आप जिस जगह जाएंगे वहाँ केवल एक नाम राहुल गांधी का आपको मिलेगा। जितना बयान स्मृति ईरानी जी ने राहुल जी के खिलाफ दिया है या कांग्रेस के खिलाफ दिया है, वो सब रिफ्लेक्ट होकर के गांधी परिवार राहुल गांधी जी के लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित हो रहा है, लाभकारी साबित हो रहा है। वो सब रिफ्लेक्ट होकर के राहुल जी का प्रचार अपने आप कर रहा है। चौतरफा आप जहां भी जाएंगे अमेठी के जिस क्षेत्र में, आपको राहुल गांधी की ही आवाज़ सुनाई पड़ेगी और कम से कम वो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और हमारी वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी। कॉन्फिडेंस, लेकिन बिन उम्मीदवार ये कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी कि वो इस मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत। और साथ ही हमारे साथ आरएलडी से मेहमान जुड़े हुए हैं, अमन पांडे जी। अमन पांडे जी, आपका भी बेहद स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही शुरुआत करूँगी। हेमंत जी, एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार, रैलियां, रोड शो, नामांकन दाखिल हो गया, राजनाथ जी ने दाखिल कर दिया और स्मृति ईरानी ने रोड शो कर दिया, लेकिन उसके इतर अभी तक कांग्रेस की स्थिति ये बनी हुई है, एक तरफ तो तमाम मुद्दे जिनको लेकर मंच से बीजेपी आप पर प्रहार कर रही है, दूसरी तरफ अपने ही क्षेत्र में आप कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। देश की राजनीति में ये परेशानी कांग्रेस के सामने कि उन्हीं के गढ़ में वो अभी तक कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेमंत जी, देखिए, सभी पैनलिस्ट को मेरा
नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि 2019 का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। हम्म 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता स्वयं लड़ रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो जनता को इन्होंने ठगा है, जो जनता को इन्होंने कुछ दिया नहीं, उसके परिणाम में पैसे ही जनता लड़ रही है। पहला चरण, दूसरा चरण, दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयानात हैं उनको आप देख लीजिए, किस तरीके से कि आखिर 10 साल में क्या किया इसको बताने के बजाय फिर वही अपना एक रटा रटाया जवाब हिंदू मुस्लिम, इसके अतिरिक्त बताने के लिए जनता को कुछ नहीं। रही बात रायबरेली और अमेठी, रायबरेली और अमेठी हमारी परंपरागत सीटें रही हैं और निश्चित रूप से अभी नामांकन शुरू हुए हैं और नामांकन की अंतिम तिथि तक नामांकन किए जाए। हम लोग 1-2 दिन के अंदर अंदर अपना प्रत्याशी बता करके और सबको आश्चर्यचकित कर देंगे कि हम लोग रायबरेली और अमेठी भारी बहुमत से चुनाव जीतने की स्थिति में रहे। यानी गांधी परिवार से कोई नहीं होगा? आश्चर्यचकित तो तभी हो सकता है कोई जब गांधी परिवार से कोई ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो रणनीतिक तरीके होते हैं, उनका व्याख्यान चैनल पर देना उचित नहीं है। मंथन हो रहा था दिल्ली में, कार्यकर्ताओं को लगा कि आज ऐलान हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ। फिर अब कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमेठी रायबरेली का परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन काम क्या करना है कार्यकर्ताओं को अभी भी नहीं पता। उन्हें तो यही नहीं पता कि उन्हें प्रचार प्रसार किसके लिए करना है। तो आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं के सामने भी आपने परिस्थितियां ऐसी बना दी हैं कि वो ना इधर के हो पा रहे ना उधर के हो पा रहे? अरुण जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। पार्टी का प्रत्याशी उसका एक सिंबल रहेगा खाली, बाकी कार्यकर्ता तो अपने आप से प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। रायबरेली और अमेठी हम लोग बंपर चुनाव जीतेंगे, ये आप यकीन जाने। अब बहुत जल्दी आपको प्रत्याशी भी मालूम। बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस वाकई सलाम के लायक है। लेकिन जो स्थितियां अभी कांग्रेस के लिए बन रही हैं अलग अलग राज्यों में भी, सूरत के बाद अब मध्य प्रदेश का इंदौर, ये कार्यकर्ताओं को मोरल भी डाउन कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं जो आती हैं भले ही किसी भी जगह पर हो रही हो, लेकिन पार्टी के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने कश्मकश की स्थिति पैदा करती हैं? इससे आप कैसे, आप ये तो झूठी बात तो नहीं है? पारुल जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये स्वीकार करता हूं कि रणनीतिक रूप से कहीं चूक हमारी सूरत में और इंदौर में रही। हम लोग इस पर मंथन करेंगे और बड़ी सावधानी से मैं इसे स्वीकार करता हूं। ठीक है। और जिस तरीके से लोगों को डराकर, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, धन का लालच दे करके, जिस तरीके से आप ये भारतीय जनता पार्टी का जो सगल रहा है हमेशा से, चुनी हुई सरकारों को नुकसान पहुंचाना, चुनी हुई सरकारों को उखाड़ के फेंकना, ये सब सगल रहा है, कहीं ना कहीं सब चीजों का सामने आएगा और जो कमियां है उसको सुधार करा जाए। इसके अंदर दूसरी थियरी ये भी दी जा रही है हेमंत जी, ये कार्यकर्ता जो खासतौर पर इंदौर की मैं बात करूं तो ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता बैकफुट उम्मीदवार बनने के बाद भी तब ले रहा है जब उसे उसकी हार सामने दिखाई दे रही है। ये भी एक थियरी गढ़ी जा रही है और ये कहा जा रहा है, इंदौर में ही एग्जाम्पल, 2 समर्थक साथ में नहीं गए हैं अक्षय बम के, 2 समर्थक उनके साथ पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। चुनाव से पहले हार का किसी का इनकार लगा लेना, मुझे लगता है ये अहंकार। जब रणनीति के तहत कोई व्यक्ति चुनाव में जाता है तो जनता जनार्दन है, जनता किसको वोट देगी, किसको सपोर्ट करेगी और वो उसको जिताएगी या हराएगी। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही, उनको सुधार किया जाएगा। बाकी कार्यकर्ता बिल्कुल निराश नहीं होगा, कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। कहने भर से नहीं होगा ना हेमंत जी, मसला ये है कि जिस जगह पर जो आपका घर है, जो आपका गढ़ है, जिस अमेठी रायबरेली को आप अपना परिवार कहते हैं, वहां पर ही आप डर रहे हैं प्रत्याशी उतारने में, नाम ऐलान करने में डर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी, तो सूचना मिलेगी, आप परेशान ना हो। नहीं, मेरे परेशान होने का मसला नहीं है ना सर। जिस जगह पर आपको 17 सीटें मिली हैं उनमें से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 40 साल से आपका सूखा पड़ा हुआ है और जहां पर आपको कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए वहां पर भी आप कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं।
तो इसलिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आखिर जा कर रही है। ठीक है, लौट रही हूँ, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट टाइम पे आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हमारे साथ बीजेपी से शाही साहब भी जुड़े हुए हैं। शाही साहब, कांग्रेस की स्थिति समझ आता है, लेकिन कांग्रेस ये प्रहार कर रही है कि आपको जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों की, जब आप अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं, और उसके अलावा जोश खरोश के साथ आप रोड शोज करते हैं, आपकी रैलियां निकलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि आप सामने वाले की पार्टी का उम्मीदवार आपके पास आ जाना चाहिए। अश्विनी शाही जी, ऑडियो नहीं मिल रहा आपका, मुझे अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। देखिए, एक बार चेक करवा लेते हैं, जब तक मैं आरएलडी की तरफ चले जाती हूँ। अश्विनी शाही जी से हम सवाल बाद में ले लेंगे। अमन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन पांडे जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और फिर जब हम अमेठी रायबरेली की बात करते हैं तो ऐतिहासिक परिस्थितियों पर नजर डालें तो हमेशा से ही उनका गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2014 में माफ कीजिए, जब राहुल गांधी जी की विजय हुई थी तब बहुत कम मार्जिन से उनकी जीत हासिल हुई थी। और फिर जब अभी भी जब वहां पर रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं, चुनावी कवरेज की जा रही है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अब 10 साल उन्होंने राज किया, 2004 से 2014 सांसद रहे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दों को संसद में नहीं उठाया। यह भी हार की वजह मानी गई। और अगर ये स्थिति है तो क्या जनता भी समझदार नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए पारुल जी, जनता सब कुछ समझती है, देखती है, पूछती है, तब जाके वोट देती है जी। और उसी का परिणाम हुआ कि 2014 में खुद बताया कि बहुत कम मार्जिन जीते और 19 चुनाव हार करके वापस चले गए वायनाड। और अभी भी अगर आप देखें तो अमेठी का जो उनका आखिरी दौरा हुआ था, जब वो भारत जोड़ो में आए थे, तो 2.5 साल बाद वो अमेठी आए। तो जनता भी देख रही है कि कोई नेता अगर 2.5 साल बाद उनके बीच में आ रहा है और उसके बाद से फिर गायब है, और सीधे अगर वो पर्चा भरने भी आता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी एक फेल नेता के तौर पे साबित हो चुके हैं। और उन्होंने जो राजनीति अपनी शिफ्ट कर ली है यहाँ साउथ इंडिया में, उन्होंने वायनाड को ज्यादा चुना हुआ। अगर वो यहाँ आते भी हैं तो यूपी के लिए उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के कितने युवाओं से वो मिले, कितने लोगों आंदोलन में गए, उन्होंने कुछ भी ऐसा तो किया नहीं यहाँ पर, तो उनको क्यों वो कोई वोट देगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की शरकार चली, स्मृति ईरानी जी ने काफी काम किए, वहां के लोगों से मिले, लगातार वहां पर रहे क्षेत्र में, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और अभी भी इसीलिए जो इनकी कांग्रेस पार्टी है कंफ्यूजन के दौर पे चल रही है कि किसको लड़ाएं किसको नहीं लड़ाएं। मैं कुछ मीडिया इंटरव्यूज में देख रहा था कि अभी रॉबर्ट वाड्रा जी भी बोल रहे हैं कि जनता मुझे ही बुला रही है, तो कुछ मुझे लगता है कुछ अंदरूनी कला भी चल रही है इनकी पार्टी में कि किसको रायबरेली और अमेठी में लड़ाया जाए। कुछ हो सके परिवार में भी कला हो, कोई कार्यकर्ता तो उन्होंने वैसा कोई कल्टीवेट किया नहीं, इसको लड़ा सकते हैं वो चुनाव वहां पर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ अंदरूनी कला का मामला है इनके यहाँ पर। अश्विनी शाही जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? अभी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी। पारुल जी, देखिए, आपने जो सवाल पूछा था, हम सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कुनबा बढ़ा रही है तो उसमें क्या वो है। आजकल इनके लोग क्यों नहीं इनके पास रहना चाहते हैं, यक्ष प्रश्न ये है। रोहन गुप्ता जी को इन्होंने जो है टिकट दिया है, उन्होंने वापस कर दिया। ये टिकट यहाँ पर लोगों ने जो अरविंदर सिंह लवली देखिए किस तरीके से आज इस्तीफा देकर चले गए। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनको बिगाड़ रही, इनके यहाँ का जो शासन सत्ता का अनुशासन है, जो अहंकार है गांधी परिवार का। अभी हमारे आरएलडी के भाई जो कह रहे थे वो सत्य है, बात कह रहे थे कि वहां पर एक जमीन से जुड़े नेता, वाड्रा साहब जमीन से जुड़े नेता हैं, वो जमीन का भी काम करते हैं, वो उनके पोस्टर बैनर लग गए थे। और आज एक अपुष्ट खबर आई है हमारे पास कि इनके परिवार में राहुल गांधी जी प्रियंका जी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं। तो ये पारिवारिक लड़ाई है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते, वो गांधी परिवार की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। मगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, उसका हिम्मत का पीछे कारण है। जब यहां से राहुल जी वायनाड गए तो वहां जाते ही एक बयान दे डाला कि उत्तर के लोग उतने समझदार नहीं है जितने समझदार दक्षिण के लोग हैं। दक्षिण के लोगों ने जाते ही वहां पर एक जो है इनके इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, एमएलए भी हैं वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा राहुल जी डीएनए टेस्ट करा लें अपना। और एनी राजा ने कहा कि भाई आपको यहां से जो है उत्तर प्रदेश जाकर क्यों नहीं लड़ते, आप तेलंगाना जाकर क्यों नहीं लड़ते। तो वहां से भी दुत्कारे गए, यहां के लिए खराब बोले, 5 साल गए नहीं वहां क्षेत्र में, तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। और वहां पर मजबूत नेता स्मृति ईरानी जी वहां उनके सामने खड़ी हैं, जिन्होंने अमेठी का विकास किया है। तो इसलिए वो डर और दहशत दिखाई दे रही है कांग्रेस के अंदर। और आज पूरे कांग्रेस में
पारुल जी, ये एक आप मानिए ना मानिए, लेकिन एक वातावरण बना हुआ है कि हम कहीं से खड़े होंगे, जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय मोदी जी का नाम चल रहा है। तभी ये ऊल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, जिसका बचाव हमारे हेमंत जी कर रहे हैं। कभी यहां पर कहा जाता है एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराकर क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, यानी कि जो होगा सब हम आधा ले लेंगे आपसे, बांटेंगे लोगों को। और इनके जो जैसे वो सत्यनारायण गंगाराम पेत्रोदा जी जो वहां बैठे हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो किसके बराबर हैं? वो इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब के बराबर हैं। यहाँ पर खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बयान को अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनका निजी बयान है, तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी कहां गई है। आज भारतीय जनता पार्टी मानकर चलते हैं, एक हमको सर्टिफिकेट मिल गया है और 2 सर्टिफिकेट हमको लगभग मिला हुआ, समझ लीजिए, इंदौर और खजुराहो। हमारा तो खाता खुल चुका है, लेकिन ये लोग अपना खाता देखें, बंगाल में क्या होगा इनका दिल्ली में क्या होगा, इनका बाकी जगहों पर क्या होगा। कांग्रेस 53 जो थी उतना रह पाएगी या 24 में 24 पर आएगी, ये सोचनीय विषय है। जी वो कह रहे हैं रायबरेली में आपको भी डर सता रहा है, इसलिए आप भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारा तो कैंडिडेट तैयार है पारुल जी, लेकिन हम तो देखना चाहते हैं कौन आएगा। हमारे कैंडिडेट देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्ट्रेटजी कोई बनाने वाला नहीं है। इस समय हम अपने पूरे कुनबे को साथ लेकर चल रहे हैं। आप बताइए, हमारे साथ इतने 38-40 दल हैं हमारे साथ, सबने मिलकर माननीय मोदी जी को नेता मान लिया। किसी ने कोई कहीं ना विरोध किया है ना कुछ, सब एक साथ चल रहे हैं। वहां तो जितने घोड़े उतने तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ खींचातानी मची हुई है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैंडिडेट तैयार है, हमारे सब कुछ एकदम फाइनल है। हम लोग भी देखना चाह रहे हैं, अभी समय है। आज शाम हो गई, छोड़ दीजिए, हो सकता है कल नहीं तो परसों पर्चा दाखिला हो जाएगा हमारे। इसलिए पूछा मैंने कि आप भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा सीक्रेट और सस्पेंस वाला नाम है जो सार्वजनिक नहीं करना चाहते आप? खैर, देखिए कर ली, जी। हाँ, क्या लीजिए। हाँ, कोई देखिए, कोई सीक्रेट भी नहीं है, कोई सस्पेंस भी नहीं है। हम तो ये देखना चाहते हैं गांधी परिवार का वो एक मतलब तो खानदानी कंपटीशन सीट मान रहे हैं है। ना फिर आप? रायबरेली में कंपटीशन है ना कांग्रेस, फिर आप क्यों देखिए ये मान रहे हैं कंपटीशन कि अस्तित्व खत्म हो गया, इस तरह के बयानात सामने आ रहे? ना पारुल जी, कंपटीशन तो हमको जितने सीटों पर हम लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कंपटीशन है। हमने कंपटीशन कभी कहा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कंपटीशन नहीं है। गांधी परिवार आपके लिए अभी भी कंपटीशन है रायबरेली में? हम कभी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, हम हर जगह मेहनत करते हैं, हमारे कार्यकर्ता हर जगह लगे रहते हैं। वहां भी उसी हिसाब से लगेंगे, जैसे हम सहारनपुर में लड़े, जैसे हम देवरिया में लड़े, सोनभद्र में लड़ेंगे, तो हमको हर जगह वही कंपटीशन मिलेगा। जवाब है शाही जी का, और शाही जी कह रहे हैं कि हमने कभी किसी को हल्के में लिया ही नहीं, और अभी भी वो ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो रणनीति होगी उस पर नहले पे दहला मारने की तैयारी बीजेपी करेगी। यानी जब तक आपका कैंडिडेट नामांकन नहीं दाखिल करेगा, बीजेपी तब तक नहीं करेगी, तब तक उन्होंने भी अपना सीक्रेट नाम छुपा कर रखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि जिस तरह की रणनीति बीजेपी अलग अलग जगहों पर चल रही है, आपने पहले ही स्वीकार कर लिया था इंदौर वाले मामले में कि स्ट्रैटेजी के तौर पर आपसे गलती हुई है, त्रुटि हुई है, और ऐसी कोई त्रुटि आगे ना हो, वरना यूपी में 17 सीट तो सपा दे रही है, और सपा अफसोस ना करने बैठ जाए कि 17 सीटें भी क्यों दे दी आपको। देखिए पारुल जी, सबसे पहली चीज तो मैं भाई का जवाब एक इसका दे दूं अश्विनी जी का, कि एनडीए में 38 दल में से 25 दल तो ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, 7 पार्टी ऐसी है जिनका 1 एमपी है। तो ये दूसरों के ऊपर जो आरोप लगा दिया जाता है बड़ी आसानी से, बड़ी साफगोई से, ये गलत है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रेटजी के मामले में मैं पहले ही इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका। तीसरी चीज है कि रायबरेली या अमेठी और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल पहले और दूसरे चरण में दिखाई दिया, मीडिया रिपोर्ट्स भी अपने आप अब ये कहने लगी कि भारतीय जनता पार्टी हाथ से भी नीचे चली गई है, ये आप यकीन जान सकते हैं। अमेठी और रायबरेली में एक स्ट्रेटजी के तहत सारी चीजें की जा रही है। बहुत जल्द स्ट्रेटजी कोई भी हेमंत जी, मैं आपकी बात को मान जाऊंगी, लेकिन अमेठी में चुनावी समय पर भी इतना उदासीन रवैया राहुल गांधी का अमेठी रायबरेली के प्रति, आना नहीं, वहां पर दर्शन नहीं देना, ये तो गलत है। कोई उदासीनता नहीं है। लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क राहुल गांधी का, सोनिया गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का लगातार जारी रहा, और ऐसा नहीं है कि नहीं तो बाकी जगहों पर जा रहे हैं अमेठी से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये भी तो दिख रहा है ना।
स्मृति ईरानी जी ने पिछले पंचवर्षीय योजना में वहां की जनता को छलने के अलावा कुछ नहीं किया, केवल एक कोठी बनाई है। इसके अतिरिक्त वहां की जनता को कोई प्रकार की सहूलियत, किसी प्रकार का वो नहीं किया। हमें बताइए, स्मृति ईरानी 2019 के चुनाव में कंधे पर सिलेंडर लटका करके कहती थी कि 400 रुपया का सिलेंडर, आज 35 रुपए किलो, 30 रुपए किलो चीनी की बात करती थी। क्या वो जनता को वहां दे पाई? ठीक है, मैं शाही जी से आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद अमन जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए पारुल जी, हेमंत जी ने इस चीज को मान लिया कि स्मृति जी ने एक कोठी बनाई है और इतने दिनों से गांधी परिवार रहता है, वो क्या गेस्ट हाउस में ही रहता है, उसका घर नहीं बना है, क्योंकि घर तो मतलब उनका पूरा देश था, वो लोग सोचते थे। आज तक वहां का अपने आप को समझ नहीं पाए हैं, सिर्फ वहां की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं समझा इन लोगों ने। जनता के बीच में गए। और दूसरी चीज, एक और बात मैं जवाब देना चाहूंगा, अभी चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में 2022 में जी। इसमें आई प्रियंका जी यहाँ की इंचार्ज थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया उन्होंने। 2019 में 7% के आसपास वोट था इनका उत्तर प्रदेश में, उसको 0.25% करके चली गई यहाँ से। बगल में उत्तराखंड में चुनाव हुआ, वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा भूल गई, पंजाब में वो भूल गई। यहाँ की जनता ने गांधी परिवार और कांग्रेस को नकार दिया है। 2 विधायक इनके जीते, वो भी अपने व्यक्तिगत रसूख पर लेकर चलती थी, अभी वो दिखाई नहीं दे रही, मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। हेमंत जी की अरे स्मृति जी, हाँ स्मृति जी जो है सिलेंडर लेके चलती थी, इनके समय में हम लोगों ने 1241 रुपए का सिलेंडर खरीदा है। आज उज्ज्वला का सिलेंडर कितने रुपए का है? 600 रुपए का मिल रहा है। तो 1241 रुपए का सिलेंडर जो है, सिलेंडर देने के बाद में आज की पोजीशन क्या है? क्या उज्ज्वला का सिलेंडर दूसरा भरवाने की स्थिति यहाँ की? अरे कितने साल से हेमंत जी, कितने साल से उज्ज्वला का सिलेंडर दूसरा भरवाने के? 200 सिलेंडर भरा जा चुका है महाराज, 200 सिलेंडर भरा जा चुका है। दूसरे की बात छोड़िए, आपके यहाँ ना भरा गया हो सकता है, अरे इस लेकिन मुद्दे पर ही दोनों अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दीजिए, अगर यही मुद्दा है तो। लेकिन मैदान तैयार है और प्रत्याशी का ऐलान अभी भी बाकी है। अमन जी के पास जा रही हूँ। अमन जी, कहा जाता है कि जब पूर्वी यूपी की तरफ इलेक्शन बढ़ता है तो वहां पर फिर दूसरे दलों की जो जरूरत है वो ज्यादा महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि आरएलडी अब थर्ड फेज में आप लोगों का नीड होगा बीजेपी को? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस रखता है, राजस्थान में भी हमारी प्रेजेंस है, वहाँ पे हमारे एक एमएलए भी है, और चौधरी साहब को मानने वाले लोग, उनके विचारों को आत्मसात करने वाले लोग हर जगह पर हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 24 साल के भारत में नया काम किया है, ये किसानों में एक खुशी की लहर है। और उसी के आपने देखा 2 चरण के बाद में किस तरीके से हतोत्साहित हो गई विपक्ष। अब इनकी सिर्फ लड़ाई इतनी बची है कि अपनी जो पारिवारिक सीटें हैं, सपा अपनी परिवार की सीट पर लड़ गई और अब ये भी अपनी परिवार की सीट पर लड़ेंगे। सिर्फ पारिवारिक सीटों को बचाओ, बाकी तो हम हारी रहेंगे, पता है। और उसी का खामियाजा देखिए आप हर जगह से आ रहा है कि निर्विरोध सांसद एनडीए के जीत के आ रहे हैं। तो वो ये लोग एक कंफ्यूज पार्टी का अलायंस बना है, सब इतने कंफ्यूजन में है। सपा ने देखिए कितने अपने कैंडिडेट चेंज किए, अभी भी उनकी कंफ्यूजन लगी हुई है। कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं दे पा रही है अपने। ये कंफ्यूज पार्टी का अलायंस है, ये कहीं पर भी टिकता नहीं है। जनता को एक शुद्ध नेतृत्व की जरूरत है, वो जानती है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कौन दे सकता है, उसी को वोट करने जा रही है। एक छोटा कमेंट में अश्विनी जी, हेमंत जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आने वाले समय पर और कितना इंतजार, को नामांकन की अंतिम तिथि होगी तब ये सस्पेंस खत्म होगा कि यूपी में किस तरह से कांग्रेस अपने गढ़ में आगे बढ़ने वाली है? हेमंत जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय गारंटी पे चुनाव लड़ रही है, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, और हमारी जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर के उस न्याय गारंटी को बढ़ा और पहुंचा रहे। हम जल्दी ही अमेठी और रायबरेली के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, आप ही के चैनल पे डिबेट करेंगे, ये हमारा यकीन। स्वागत है, मैं भी इंतजार करूंगी। और प्रत्याशी जो होगा फिर उसके बाद ही आप लोगों से सवाल होंगे। अश्विनी शाही जी, क्या कहेगा? पारुल जी, हमारा देखिए कैंडिडेट लगभग तैयार है और हो सकता है, देखिए 3 तारीख अंतिम दिन है भरने का पर्चा। हमको लग रहा है कल या परसों में हमारा प्रत्याशी सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस में वो हिम्मत नहीं आई है कि कौन लड़ेगा, क्योंकि ये लोग भी देख रहे हैं कि हमको चुनाव हारना है, तो हम कैसे लड़ें? कर ले, सिर्फ छुपा के हम नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। नहीं, कोई छुपा के नहीं, सब कोई छुपाव नहीं है, सभी लोग साथ हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी तत्परता के साथ, आप यकीन जानिए, पूरी तत्परता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अमेठी रायबरेली चुनाव जीतेगी कांग्रेस।
ठीक ये है, हमारी अश्विनी परंपरागत जी, सीट रही है। अश्विनी जी जी। कहिए। हाँ, हमारा जो है देखिए कैंडिडेट कहीं छुपाव की कोई बात नहीं है। ये देखिए हर दल का एक अपना होता है, एजेंडा होता है कि कैसे कब किस प्रत्याशी को कब सामने लाना है। वही स्थिति हो रही है। एक दो दिन मैंने कहा है कि अब इंतजार कर लेते हैं, आपकी 48 इंदौर घंटे की वाली बात है। स्ट्रैटेजी के बाद कांग्रेस डरी हुई है ना कि हम बताएं कि नहीं बताएं अपना नाम। कांग्रेस तो वैसे भी डर रही है। कांग्रेस तो पारुल जी पूरे देश में डरी हुई है। कांग्रेस को जब अपने गांधी परिवार पर भरोसा नहीं है तो बाकी किस पर भरोसा है? ये देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता इंदौर में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पैसा देखकर आप लोग काम करते हैं, पैसा लेकर टिकट देते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। तो क्या करेंगे आप? विधायकों को खरीद करके आपने सरकारें बनाई हैं, ये जनता जान गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। सबकी नज़र रायबरेली अमेठी पर, जहां प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। वहीं अब तक रायबरेली में नामों का ऐलान नहीं हुआ है। अमेठी में स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करने पहुंची, रोड शो किया और उसके साथ ही राजनाथ साहब भी लखनऊ में धूमधाम से नामांकन दाखिल किए। और लेकिन उसके सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने ही गढ़ में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझ रही है, या फिर जिस तरह की रणनीति वो देख रही है कि देश के अलग अलग कोने में बीजेपी अपने स्ट्रैटेजी को आजमा रही है, फिर इंदौर के बाद क्या वाकई कांग्रेस और डर गई है? या फिर अगर वो भी तब जब अगर कांग्रेस के जहन में ये हो कि गांधी परिवार का कोई भी उम्मीदवार ना हो, तो फिर तो ये रणनीति हो सकती है। वरना गांधी परिवार का कोई होगा तो कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। या फिर इस सिचुएशन में, चुनावी समय में वाकई गांधी परिवार भी डर रहा है कि हम 2019 में तो वैसे ही कम मार्जिन से राहुल गांधी जीते थे, अब पता नहीं क्या होगा। और 22 के चुनाव में वैसे ही जैसे कि अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे कि 7 से 2 से 3% पर आ गई कांग्रेस, तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब कांग्रेस को अपनी समझ आ रही है। इसलिए भी कांग्रेस यहाँ पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है कि हार से बेहतर है चुपचाप बैठिए। हालांकि ये जल्दबाजी होगी कहना। ऐलान नामांकन की तारीखों पर भी हो सकता है। जब अंतिम दिन हो तब आप देखें कि एकदम से पर्दा हटा निकला हीरो। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे दोनों ही दल रायबरेली में क्या रणनीति अपनाते हैं और अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का छुपा रुस्तम या छुपा हुआ उम्मीदवार। देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।